ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें छोड़ा जा सके। पढ़ा कर लेते थोड़ा। चैप्टर 2 में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें कुछ प्रैक्टिकल है तो वो पढ़ लेना, इसमें थ्योरी है तो वो पढ़ लेना, फ्लैग्स अच्छे से कर लेना, फ्लैग रजिस्टर, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे आपकी सेगमेंट एंड ऑफसेट वाली, सेगमेंट प्लस ऑफसेट वाली स्कीम क्यों बेनिफिशियल होती है वो अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना, ठीक है। जो भी ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे से देख लेना। अगर क्वेश्चन आते भी हैं टिपिकल तो वो एग्जाम्पल से ही आते हैं, एग्जाम्पल या बैक एक्सरसाइज से, तो बहुत ज्यादा हवा में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर जिसने बुक पढ़ी होगी, बुक का पता होगा, वो कर लेगा आराम से, ठीक है। सारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल सारे देख लेना, अच्छे से देख लेना। तो जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब देख लेना। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना एग्जाम से पहले, नॉट ड्यूरिंग एग्जाम। और मेमोरी पेजिंग तो है ही नहीं कोर्स में, 2.5 भी नहीं है शायद कोर्स में, 2.3 तक ही है ना। फ्लैट मोड मेमोरी है, पढ़ लेना एक बार, रीड मार लेना, ठीक है। ऐसा जिसमें से कुछ आता नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसका बहुत ही रॉ ऊपर ऊपर से दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड जरूर मार लेना, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन गलती से आ जाए तो यू शुड नो कि फ्लैट मोड मेमोरी कहाँ पे है, बिकॉज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, तो प्रॉब्लम तो तुमको है ही नहीं, रट्टे वाली तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट वो भी पता होना चाहिए ना, टाइम कंज्यूमिंग, कि तुम ढूंढते ही ना रह जाओ बुक में कि क्या चीज कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से एक बार जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3, अगेन वन ऑफ द चैप्टर्स जहाँ पे मैं कुछ भी एडवाइज नहीं करूंगी छोड़ने को। इट्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो ये भी एड्रेसिंग नोट्स हैं, पता है आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको प्रैक्टिकल टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफेक्टिव एड्रेस निकालने बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बाकी सारी एड्रेसिंग पता होनी चाहिए। ये तो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तो मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगी, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, 10 या 12 मार्क्स का चैप्टर आता है ये, तो सोच लो अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर, और फिर से यही बोलूंगी कि एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना। अगर तुमको प्रैक्टिकल में हाथ साफ करना है तो एग्जाम्पल से शुरुआत करना, कोई एग्जाम्पल ना छोड़ना, ठीक है। इसमें भी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो मैं बोलूंगी कि ये छोड़ दो, ये नहीं आता है। इसमें सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये चैप्टर भी पूरा, चैप्टर 2 भी पूरा एंड चैप्टर 3 भी पूरा, ठीक है। दोनों चैप्टर पूरे पूरे करना अच्छे से। और मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स ना छोड़ना, तोड़ मरोड़ के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 फिर से 10 से 8 मार्क्स का आता है ये, और जस्ट बिकॉज इस बार ओबीई है, तो मशीन लैंग्वेज टू असेंबली, असेंबली टू मशीन बहुत अच्छे से करना, ठीक है। सारे तरीके पढ़ लेना कि किस किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, और आपको टेबल्स तो आपके हाथों में होंगी ही, तो ये मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिकल आएगी। और फिर से इस वाले चैप्टर के भी एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स 2, 3, 4 चैप्टर के बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आता है, तोड़ मरोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, बट कर पाओगे अगर एग्जाम्पल में हाथ साफ होगा तो, ठीक है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज और असेंबली टू मशीन बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए, 67, 66 का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो जिससे कि सही से निकाल पाओ। बाकी इसमें चैप्टर में फिर बाकी मिसलेनियस आ जाती है, मिसलेनियस तो रट्टे वाली चीज है, वो अगर आ भी गई तो if you can't even write it by yourself, बुक से तुम्हारे पास तो बुक अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रटने वाली तो है ही नहीं कुछ। तो चैप्टर 4 भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिसमें कुछ छोड़ दो, तो ये चैप्टर पूरा करना, अच्छे से करना। और इसकी ये जो मिसलेनियस वाली, ये मिसलेनियस नहीं है, ये अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन है ये भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
और मेरे टेस्ट और असाइनमेंट भी एक बार पढ़ के जरूर जाना। ये सब कर लेना है। ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगी, ये कुछ छोड़ो। ये 1 वर्ड में या फिर 2 मार्क्स में आ जा रहे हैं। मिसलेनियस वगैरह सब कर लेना। तो अगेन चैप्टर 4 इज अ चैप्टर, इसमें से कुछ नहीं छोड़ोगे, सब करोगे। एग्जाम्पल्स पे भी ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। चैप्टर 2, 3, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इसमें से निकल के आते हैं इन चैप्टर्स में से। तो कुछ मत छोड़ना, और कोई कंफ्यूजन हो तो एग्जाम के एक दिन पहले भी मुझे बोल देना कि मैम ये समझा दो, आई विल बी देयर। एग्जाम के टाइम पे मत पूछना बस मुझसे कि मैम ये क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे पूछना एग्जाम के टाइम पे, बाकी ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया है, कैसे होगा इसका आंसर। चैप्टर 6 अगेन इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें से भी मैं बोलूंगी नहीं कि कुछ छोड़ो, इसमें भी मैं यही बोलूंगी पूरा करना, अच्छे से करना, और इसके भी एग्जाम्पल्स पे ध्यान दे देना। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आता है इसमें से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से पढ़ लेना। और भाई ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में आप लोगों का, बहुत बच्चों का डब्बा गोल था, मुझे समझ आ गया था। तो अभी भी अगर प्रोग्रामिंग में लग रहा है कि नहीं पता है, तो एटलीस्ट ये पता चलना कि कौन सा फ्लैग कैसे इफेक्ट होता है, कैसे कौन सी इंस्ट्रक्शन कैसे किस फ्लैग को इफेक्ट करती है। ठीक है, इस चैप्टर में एक सेकंड रुको। हाँ नमनप्रीत, चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल के टाइम पे नोटिस किया, आई नोटिस्ड के कुछ बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे, तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, फ्लैग्स अच्छे से पढ़ लेना, कैसे कोई फ्लैग आपका प्रोग्राम इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। तो ये चैप्टर भी अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर, ये प्रोग्राम्स देख लेना एक बार। छोटे छोटे स्निपेट्स आ सकते हैं, स्निपेट ही आएगा और बहुत ही सिंपल स्निपेट आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? किसको पूछना चाहते हो क्या कुछ, जो जिसका माइक ऑन है? ठीक है, तो चैप्टर 6 भी पूरा इम्पोर्टेंट है, कुछ ना छोड़ना। और इसमें थोड़ी प्रोग्रामिंग साफ रखना, मतलब अगर प्रोग्रामिंग में अब तक बिल्कुल ही हाथ नहीं बैठा है, तो छोटी छोटी चीजें तो आनी चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्शन ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर 6 इज अगेन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आई विल नॉट एडवाइज यू टू लीव एनीथिंग हेयर, एंड आई विल एम्फेसाइज ऑन द एग्जाम्पल पार्ट। एग्जाम्पल अच्छे से करना। बाकी आता है आपका, अब आएंगे आपके बेकार वाले चैप्टर, जिसमें से मैं आपको साफ बोलूंगी ये छोड़ दो और वो मत करना। आपका आ गया 9 चैप्टर। ठीक है, 9 चैप्टर में से, 9 चैप्टर में से चैप्टर सेक्शन 9.1 पिन आउट है ना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक रीड मारोगे काफी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पूछा जाए या फिर पेपर के हिसाब, हाँ सॉरी, है इसमें। इसमें 3 चीजें मैं आपको बोलूंगी। एक तो डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 8088 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड मिनिमम मोड पिंस एंड मैक्सिमम मोड पिंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 9.1 में से, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है 9.1 सेक्शन में से, 9 चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट ही यही चीजें हैं। ठीक है, तो लिख लो चाहे कहीं पे, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू शुड बी, what you should have in your hands, की difference between your 8088 and 8086, difference between your maximum and minimum mode operation, and maximum mode and minimum mode pins. ठीक है, apart from the basic difference that it is a single microprocessor, it is multiple microprocessor, उसकी पिंस में भी डिफरेंस आता है कि कुछ पिंस आपकी मैक्सिमम मोड में होती है, वही सेम पिंस आपकी मिनिमम मोड में कुछ अलग होती है। ठीक है, वही ऑपरेशन कुछ अलग कर रही होती है, तो यू शुड नो। अगेन आई विल टेल यू कि इसके भी ये सब अच्छे से देख लेना। ठीक है, कि क्या ऑपरेशंस है, क्या फंक्शंस है, क्या पिंस है, पिंस में क्या क्या डिफरेंस है, और कैसे वो ही फंक्शन
मिनिमम मोड में कैसे होता है और मैक्सिमम मोड में किन पिंस की हेल्प से होता है, अच्छे से देख लेना। ना समझ में आए मुझसे एक दिन पहले भी पूछोगे, आई विल बी देयर, ठीक है। क्लॉक जनरेटर में से एज सच कुछ नहीं आता यार इसमें से। इसमें से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम देख लेना। वैसे आपके पास बुक है तो आई डोंट थिंक सो कि डायग्राम पूछे जाने चाहिए, बट फिर भी पूछा जाए तो डायग्राम यू विल बी हैविंग, यू विल हैव इन फ्रंट ऑफ यू, सो देयर इज नथिंग टू बी, there is nothing to be worried very much about from this section। इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस बफरिंग एंड लैचिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करना, इसलिए डायग्राम स्ट्रेट फॉरवर्डली छोड़ देना, कोई कुछ नहीं पूछता, ये कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और फिर भी अगर आ जाते हैं, अगर 10% चांसेस आ जाते हैं कि, तो यू हैव देम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है, तो आपको पता होगी कि ये चीज है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं पुट कर पता कर पाओगे उसका। तो भाई जहां पे भी बस बफरिंग एंड लैचिंग एंड 74LS4113 करके कुछ लैच है, ये बफर्स हैं, उनके बारे में पूछा जाए या उनसे रिलेटेड डायग्राम पूछा जाए, तो यू हैव टू बी ऑन दीज डायग्राम्स, ओके। ये बफरिंग के लिए अलग से है और ये लैचिंग के लिए अलग से है। नहीं, ये लैचिंग के लिए, ये बफर्ड ही है, ये बफरिंग का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है द बस टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं अभी लिख के दे रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो भाई रीड या राइट साइकिल अच्छे से कर लेना, T1 T2 T3 T4 में क्या होता है ये अच्छे से कर लेना। अभी मैं इट्स लाइक क्वेश्चन लीक करना कि ये आता ही है, ये आएगा ही, इसमें से और कुछ है ही नहीं अच्छा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 9.4 सेक्शन में से बस टाइमिंग एंड रीड टाइमिंग एंड राइट टाइमिंग की साइकिल और उनके चारों क्लॉक्स के क्या क्या होता है, सिर्फ वो, और कुछ नहीं। देखो ये सेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, इस सेक्शन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इतना सब नहीं पढ़ना है आप लोगों ने। आपने सिर्फ यहाँ से T1 T2 T3 4 T4 के फंक्शंस उठाने हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि T1 में क्या होता है, T2 में क्या होता है, बस इतना ही पार्ट आपको T1 T2 T3 T4 के लिए लिखना है। और यहाँ से आपको सिंपल से डायग्राम्स उठाने हैं, ये वाले नहीं, ये तो बड़े गंदे हैं, ये वाले, ठीक है। ये सिंपल रीड बस साइकिल है और एक राइट भी दी हुई होगी इन्होंने, ये राइट बस साइकिल है, ठीक है। तो ये राइट वाली उठानी है, ये रीड वाली उठानी है, और यहाँ से इनकी एक्सप्लेनेशन उठानी है, बाकी सारा का सारा छोड़ देना है, वो भी कोई नहीं पूछता, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बस 9 पॉइंट, दैट वाज टू बी कंसिडर्ड इन चैप्टर 9, ठीक है। किसी को कोई डाउट चैप्टर 9 से? 9.1 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 9.4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 9.3 में बस बफरिंग एंड लैचिंग पता होनी चाहिए, क्लॉक जनरेटर में पता होना चाहिए वो भाई चीज क्या है, उसकी फंक्शनिंग बहुत ही मुश्किल से आती है, बट आ जाए तो यू शुड नो कि क्लॉक जनरेटर जो है 8254, ठीक है, वो चैप्टर 9 में है, बिकॉज आपने तो बुक ही खोलनी है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो बुक ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ था ये 8254, ठीक है। तो ये था चैप्टर 9, बाकी आता है आपका चैप्टर 10। चैप्टर 10 भी अगेन चैप्टर 9 जैसे ये कुछ ज्यादा खास आता नहीं है, इसमें से 5-5 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसका सेक्शन का अगर मैं बात करूं तो मेमोरी डिवाइसेस में से मैंने आपको जो वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, ये अच्छे से कर लेना भाई, ये क्या होता है, कैसे मेमोरी रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे निकालते हो आप साइज इसमें, ठीक है। बैक क्वेश्चन देख लेना, इसका रिलेटेड बैक में है कुछ, इसमें कोई एग्जांपल तो है नहीं, बाकी इस सेक्शन से इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। रीड रोम रैम डीएस रैम ये सब में डिफरेंस देख लेना, बच्चों की तरह बना लेना, बाकी बुक तो आपके सामने होगी तो रटने की तो जरूरत है नहीं, कुछ रटने वाला तो इसमें है, सब कुछ रटने वाला ही है और रटने की जरूरत है नहीं। चैप्टर 10 में से बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे मैंने आपको बताया कि कनेक्शंस का ध्यान रखना, बाहर तो कॉल है तो कनेक्शंस ध्यान रखना, डेटा कनेक्शंस क्या होते हैं, एड्रेस कनेक्शंस क्या होते हैं, कंट्रोल कनेक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या उनके सिग्निफिकेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका अच्छे से पढ़ लेना। 1 वर्ड या 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, 10.1 में कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर आते हैं हमारे डिकोडर्स, डिकोडर्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। नैंड गेट
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 to 8 अच्छे से कर लेना, 3 to 8। यहाँ डायग्राम्स भी देख लेना, ये डायग्राम तो आया भी हुआ है, तो बुक है आपके पास अगेन, तो देख लेना। सर्किट दैट यूजेस एड, ठीक है, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया अगर तो किस तरीके से फ्रेम करोगे, ठीक है। तो डायग्राम्स इसके देख लेना। डिकोडर्स में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 4 लाइन देख लेना एक बार। पीएलडी प्रोग्रामेबल डिकोडर्स देख लेना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिकोडर्स के लिए नोट आ जाता है या डिकोडर्स का डायग्राम आ जाता है, तो यू शुड नो कि चैप्टर 10 का 10.2 सेक्शन हमें रेफर करना है। तो चैप्टर 10.1, 10.2, इसका 10.3 और 10.4 एकदम बेकार है, छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। इसमें एक चीज मैं बताने वाली थी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, हाई बस एंड लो बस वाला कुछ एक पार्ट था। हाँ, एरर करेक्शन देख लेना, इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एरर करेक्शन सर्किट क्या होते हैं, एरर करेक्शन सर्किट पता होने चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम तो आपके सामने ही है, बट यू शुड नो, ये 2 डायग्राम है इसके, ठीक है। तो एरर करेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपका 16 बिट जब डेटा बस आती है, तो उस केस में आपका जो डेटा बस होती है वो 2 बैंक्स में डिवाइडेड हो जाती है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेना कि किस तरीके से फिर उसकी वर्किंग होती है दोनों बैंक्स की, ठीक है। तो चैप्टर 10.3 सेक्शन तो बिल्कुल मैंने छुड़वा दिया। 10.4 में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया क्या क्या, एरर करेक्शन कोड, एरर करेक्शन वाला पार्ट टॉपिक, और बैंक, हाई बैंक और लो बैंक वाला, ठीक है। तो बस उसमें यही है, बाकी चैप्टर 10 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 11 जो हमारा हुआ भी नहीं है, एकदम एकदम बेकार चैप्टर है, इसमें से कुछ आता भी नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ा भी नहीं। तो ठीक है, तो इसमें से बस अगर बहुत ज्यादा देखो, मैं इसमें से एक चीज बता देती हूँ, इसमें से आता है अगर बहुत ज्यादा पूछेंगे तो इसमें से पूछेंगे मेमोरी मैप्ड और आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ा ना, कैसे हम मेमोरी अटैच करते हैं, कैसे हम डीएमए अटैच करते हैं, किस तरीके से हम पोर्ट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपने कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। तो दिस चैप्टर वाज अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तो हम होता है मेमोरी मैप्ड और एक होता है आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में हम क्या करते हैं, हमारे जो इनपुट आउटपुट के एड्रेस होते हैं वो मेमोरी में ही स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम मेमोरी को रेफर करते हैं उसी तरीके से हम इनपुट आउटपुट को रेफर करते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से। आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, हमारा मेमोरी का स्पेस अलग होता है और हमारा आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट का स्पेस अलग होता है, बट देयर आर सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी रिक्वायर्ड टू एक्सेस इनपुट आउटपुट एड्रेस, ओके। सो एडवांटेज ये होता है कि मेमोरी मैप्ड का एडवांटेज ये होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस अलग से नहीं चाहिए होती। डिसएडवांटेज ये होता है कि मेमोरी का स्पेस जाता है। इन आइसोलेटेड का एडवांटेज ये होता है कि हमारा मेमोरी का स्पेस बचता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें सेपरेट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, यही आता है अगर आता है तो। और दूसरी चीज इसमें से आती है, देखो ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, और ये डायग्राम बना दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने का वाला तुम्हारा। बाकी ये चैप्टर सबसे ही बेकार चैप्टर है, इसमें से कुछ नहीं आता। मैं एक बार पूरा मार देख के बता देती हूँ इसमें से क्या आ सकता है। इसमें से मोड्स आते हैं, ठीक है, तो मोड्स का ध्यान रखना। ये चैप्टर सबसे बेकार चैप्टर है। तो ये पीपीआई का देख लेना, यहाँ पे पीपीआई के ना मोड्स आते हैं, तो अगर गेन रटने की तो जरूरत है नहीं, ये है यहाँ पे ये मोड्स है ना, ये कमांड बाइट वगैरह वगैरह, ये सब ये अच्छे से देख लेना कि क्या बिट क्या फंक्शन करती है। तो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम्स दिए हुए हैं, अगर इन पे क्वेश्चन आ जाता है तो यू जस्ट नीड टू गो टू द चैप्टर 11, ठीक है, एंड लुक एट दीज डायग्राम्स, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, बट आएंगे तो मोड पे आएंगे, इन पे ही आते हैं, मतलब डायरेक्ट भी पूछ लेता है, थियरी भी पूछ लेता है, या घुमा फिरा के पूछेगा तो कमांड बाइट वगैरह पे भी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर को एकदम छोड़ देना, इसमें से और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल टाइम मत देना इसे, ठीक है, खत्म बस। हाँ, इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 12। अगेन ऐसा चैप्टर है जिसमें से भाई कुछ मत छोड़ना,
बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में से बोल ही नहीं सकते आपके क्या नहीं आएगा क्या आएगा, इसमें सब कुछ आता है। इसमें से इंटरप्ट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, ये भी अच्छे से देख लेना, ये जो टाइप्स हैं ये आती हैं। इसमें से बाउंड, इंटो, इंट, CIRET, कुछ भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन RET एंड IRET पता होना चाहिए। किस तरीके से फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं RET और IRET में, वो पता होना चाहिए। ऑपरेशन क्या होते हैं रियल मोड इंटरप्ट के और प्रोटेक्टेड मोड इंटरप्ट के, वो पता होना चाहिए। तो दिस इज अगेन अ चैप्टर जिसको आपको टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से निकालना। ये सब एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल एक भी मत करना, कोई जरूरत नहीं है इसके एग्जाम्पल्स करने की, ये सब बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। बाकी बाकी सब कुछ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी भर भर के थियरी आ जाती है, और वो भर भर के थियरी होती बहुत ईजी है, बट पता होना चाहिए कि कहाँ आना है वहाँ पे। बाकी एक्सपेंडिंग द इंटरप्ट में से ऐसा कुछ खास तो नहीं आएगा। बाकी एक्सपेंडिंग द इंटरप्ट में से डेजी चेन वगैरह पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। बाकी ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है इसका। 8259 है PIC मैंने आपको इंटेल की भी फाइल शेयर करी हुई है, अगर इसमें से नहीं समझ में आया तो उसमें तो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पढ़ लेना। तो PIC पे टाइम देना है, PIC की हर चीजें देखना, ICWs OCWs पूछे जाता है, ये ICWs OCWs पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इस चैप्टर में से और कुछ है ही नहीं देने को, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा ही करना है, ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए, क्या क्या स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, ये चैप्टर में पूरा अच्छे से करना है, इसको पूरा कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 13। छोटा सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। चैप्टर 13.1 सेक्शन है, 13.2 सेक्शन है इसमें। तो ये तो चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और इसमें कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। DMA कंट्रोलर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पिंस छोड़ देना, पिंस कोई नहीं पूछता, मैं हर बार यही बोलती हूँ, पिंस कोई नहीं पूछता। बाकी इसकी वर्किंग वगैरह देख लेना, ठीक है। ये रजिस्टर्स के बारे में अच्छे से जानना, ये ऊपर वाले जो रजिस्टर्स हैं ये सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इंटरनल रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये कर लेना इसमें से अच्छे से। बाकी ये एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये सॉफ्टवेयर कमांड्स का तुमने 10 के 10 पेपर में 8 में से देखा होगा ये सॉफ्टवेयर कमांड्स का, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि ये चीजें आती ही हैं। तो ये चैप्टर मैं 13.2 सेक्शन पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी। 13.1 में से वन वर्ड के आ जाते हैं, होल्ड, HLDA क्या होता है, होल्ड क्या होता है, तो वो तो आपको अब एक बार पढ़ोगे तो वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब 13.2 सेक्शन इसका अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से आधी चीजें और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका 18। 18 में देखो, 18 में जैसे कि मेरी PPT है उसमें मैंने सब कुछ ही कवर किया हुआ है। अगेन मैं फिर से यही बोलूंगी, यू शुड नो कि क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होता है उस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें भी एक ही चीज को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि कंफ्यूज ना होना। बाकी जो तुम्हें हाईलाइटेड चीजें हैं वो डिफरेंस पता होने चाहिए कि पेंटियम और पेंटियम प्रो में क्या डिफरेंस है, पेंटियम्स क्लास में और अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर क्लास में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे नई न्यू फीचर्स आए जो कि पहले माइक्रो प्रोसेसर्स में नहीं थे, इन वाले पेंटियम्स में है, वो चीज पता होनी चाहिए। फिर वो फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है, 2 लेवल कैशेज है, वो फीचर्स क्या क्या हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और इधर जो ये 2 डायग्राम्स है, इसमें 2 ही डायग्राम्स हैं, इसका मेमोरी सिस्टम कैसा है, 8 बैंक्स में डिवाइडेड होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी सिस्टम टाइमिंग सिर्फ टू साइकिल्स एक साइकिल में सिर्फ 2 पीरियड्स होते हैं, वो पता होना चाहिए, और दोनों पीरियड्स में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक डायग्राम है इसमें, ये देखो, ये बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ये ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, कैशे स्ट्रक्चर, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिर है इसका एक डायग्राम है 20। हाँ जी, हाँ जी, मैम इसको कुछ इसमें बोल। सिस्टम टाइमिंग है। यस मैम, अजय बोल रहा हूँ। हाँ जय, सिस्टम टाइमिंग है मैम, इसमें एक वो थोड़ा अजीब सा है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। इसकी सिस्टम टाइमिंग में बस एक ही तो डिफरेंस है यार, कि जो वहां पे 4 पार्ट्स में होता था वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में हो रहा है, यही है ना इसकी सिस्टम टाइमिंग। यस मैम।
देखो ड्यूरिंग T1 द माइक्रो प्रोसेसर इशू करता है वही जो कंट्रोल सिग्नल पहले इश्यूज होते थे, उसके बाद डेटा सैंपल होता है। अगर रीड के टाइम पे अगर राइट कर रहा है तो T2 से राइट करना शुरू हो जाएगा, और अगर सैंपलिंग हो रही है मतलब डेटा रीड हो रहा है तो T2 के एंड में डेटा सैंपल मतलब रीड होना शुरू हो जाएगा। और अगर वेट सिग्नल है, इसमें भी वेट सिग्नल का होता है, TW आता है T2 के बाद। अगर वेट स्टेट नहीं है तो यहाँ पे सिंपल T1 आ जाता है। इसमें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सिस्टम टाइमिंग वगैरह, तो मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? जैसा जैसा वो 9 में आया था, व्हाट इज द सिस्टम टाइमिंग ऑफ दिस, ड्रॉ द डायग्राम आ जाएगा, या फिर और T1 T2 के टाइम पे क्या होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले। ठीक है, ठीक है मैम। वेरियस पीरियड्स के टाइम पे क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू शुड नो कि कंट्रोल सिग्नल्स पहले T1 एक साइकिल एक पीरियड के टाइम पे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे कि भाई हमें रीड करना है, हमें अगर रीड करना है तो किस एड्रेस से रीड करना है। ठीक है, तो और ये कहाँ से रीड करना है, मेमोरी से रीड करना है या किसी इनपुट आउटपुट से रीड करना है। तो ये हमारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए। एक बार हमारे पास सारे कंट्रोल सिग्नल्स आ गए, उसके बाद हमारा रीडिंग शुरू हो जाती है या राइटिंग शुरू हो जाती है T2 में। ठीक है, तो टाइम सिस्टम टाइमिंग तो इजीएस्ट थिंग है, ये चैप्टर 9 में भी ध्यान रखना और चैप्टर 12 में भी ध्यान रखना, 18 में सॉरी में। तो इसमें ये जो है ये तीन चीजें ना बड़ी पूछी जाती हैं, इस क्योंकि ये तीन ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो पेंटियम्स में है बट अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर्स में नहीं है। तो यू शुड बी वेरी वेल फेमिलियर विद दिस थ्री थिंग्स, लिखना भी आना चाहिए अच्छे से। बाकी 18.5 है उसके बाद सीधा, हाँ 18.5 में भी मोर और लेस इट्स सेम एज ऑफ योर पेंटियम। कुछ चीजें जो अलग हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये बहुत अच्छे से देखना, मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये वाला डायग्राम अच्छे से देख लेना। बाकी पिन कोई कुछ नहीं पूछने वाला, छोड़ देना, एक भी पिन मत पढ़ना। ठीक है, इस चैप्टर में से बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसका भी मेमोरी सिस्टम मोर और लेस फिर से सेम ही है, सिस्टम टाइमिंग भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो जो मैंने एम्फेसाइज किया है जहाँ पे वो ये है कि उसके न्यू फीचर्स जो आपके पेंटियम में है और पुराने माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है, उसकी मेमोरी सिस्टम एंड उसका सिस्टम टाइमिंग, और दूसरी चीज उसकी डायग्राम्स अच्छे से देख लेना, वो दो डायग्राम्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और दो डायग्राम्स में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है ना उनको भी देख लेना है, जैसे ये है ना रिटायर यूनिट, डिस्पैच एंड एग्जीक्यूट यूनिट, और ये इंस्ट्रक्शन फैच एंड डिकोड यूनिट। ठीक है, तो इनकी वर्किंग भी एक्स्ट्रा अलग से देख लेना। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आई थिंक बहुत कुछ डिस्कार्ड कर दिया है। चैप्टर 11 तो पूरा ही डिस्कार्ड कर दिया, उसमें से एक दो चीजें बताई हैं। चैप्टर 18 में से मैंने बता दिया क्या करना है। चैप्टर 10 में अगेन 10.2 सेक्शन जो है मैंने डिस्कार्ड कर दिया, उसमें डिकोडर्स मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं, और उसमें रैम डी रैम बस पढ़ लेना यार। ठीक है, वो चैप्टर 9 में से 9.1 है 9.4 चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट, अगर किसी ने कुछ नोट ना किया हो, किसी ने कुछ लेट ज्वाइन किया हो तो लेट मी नो। मैम पेपर मैम क्वेश्चन पेपर जो आएगा मैम सेम ही आएगा ना सबका, या फिर सबके सेट अलग अलग होंगे? सबका सेम आएगा, बस तुम्हारा वो क्या है ना। हाँ हाँ बिना फॉर्मेट क्या होगा उसका चैप्टर पेपर का फॉर्मेट मतलब हाँ मैम क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चंस होंगे, यू विल हैव टू अटेम्प्ट 4। हाँ पिछली बार जैसे सीनियर का आया था उनका शायद 4 क्वेश्चंस करने थे उन्हें, तो मैम उसमें 4 क्वेश्चन में सब पार्ट्स भी थे या फिर सिंपली एक क्वेश्चन ही लॉन्ग था 15 या 14 बस इतने मार्क्स मैम का? ऐसा तो नहीं है 1 के 12 पार्ट होंगे? नहीं नहीं देखो अच्छा देखो, माइक्रो प्रोसेसर में बन सकता है एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स वो तो कोडिंग वाले पेपर थे यार, लास्ट टाइम तो मतलब कोडिंग ऐसे 1 फिर 1 के A B C D E F G H नहीं, सब पार्ट्स नहीं बने हैं, सब पार्ट्स नहीं बने हैं, बट हाँ देखो, क्योंकि बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोग्राम सेटर टू गिव 15 मार्क्स क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। सो हुआ क्या है कि एक दो पार्ट्स हैं, दो तीन पार्ट्स हैं जिनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा गया है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, वो आपस में कनेक्टेड है। जैसे इंटरप्ट के बारे में पूछ लिया, ये चैप्टर 6 से इंटरप्ट के बारे में पूछ लिया, फिर चैप्टर 12 से इंटरप्ट के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो हाँ पार्ट्स नहीं लग सकते हैं, पार्ट्स गाइडलाइंस में नहीं था कि पार्ट्स आप बना सकते हो क्वेश्चन पेपर में। सो दिस इज आपने बनाया? नहीं मैंने हेल्प की है। मैम एक सवाल मेरा, पूछो। मैम पेपर में
पेज भरने की जरूरत पड़ेगी क्या? 18 यार नंबर मत से बात भरना इट्स अ पड़ेगा। माइक्रो प्रोसेसर यार, माइक्रो प्रोसेसर में नहीं पेज भरना, मत भरना। नहीं भरे नंबर तो नहीं कटेंगे ना, इन्हें पता ना, चला एक पेज कर दिया हमने, वो कह रहा बेटा नहीं तुमने नहीं तो 18 नंबर में एक पेज लिखा है, तुम्हें तो 9 ही नंबर दूंगी। यार, वो तो फिर बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना। वैसे तो देखो, पेपर में मैं सेटिंग में मैं थी, एक मैम और थी और एक मैम और थी, तो पेपर तो ऐसा ही बना है कि वन वर्ड भी आंसर होगा, तो वन वर्ड ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके मार्क्स पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई टीचर एक्सपेक्ट करती है कि पैराग्राफ लिखे बच्चा वन वर्ड के आंसर में, तो वो तो हम नहीं बोलेंगे। जो चेकर होगी वो ध्यान रखेगी, वंदना मैम तुम्हारी कन्वीनर होंगी शायद। ठीक है, मतलब मैम भरना नहीं है ना? क्यों? भरना नहीं है, क्यों भरना? और मैम कुछ नहीं टाइम हो तो भर देना, बट ध्यान रखना कि आंसर ना तुम्हारा हाईलाइटेड होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन तो वैसे ही चेक नहीं होते क्वेश्चन पेपर, टीचर की तो फिर आंखें। कैसे होता है? फिर कैसे होता है? नहीं मतलब मैं कह रही हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऑनलाइन तो वैसे ही मुश्किल होता है पेपर चेक करना, उसमें भी तुम अच्छा। पैराग्राफ्स भर दोगे तो टीचर तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो पहले अपना पॉइंट टू द पॉइंट बात करना, उसके बाद अगर टाइम मन कर रहा हो कहानी लिखने का तो लिख देना। क्या कर रहे हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, लिखना है या नहीं? हाँ या ना बताओ ना मैम, ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो गया। अगर देखो देखो, अगर चिराग तुम्हें लग रहा हो ना कि यहाँ लिखने का स्कोप है तो लिख देना, ठीक है। क्या लिखना है मैम इसे? जबरदस्ती मत घुसेड़ना, ठीक है। नहीं जबरदस्ती नहीं मैम, जैसे अगर पेज कम दिख रहा है मेरे को, एक पेज में ही आंसर आता हुआ दिख रहा है मेरे का, तो मुझे तो लगता है क्या? हाँ, तो भाई तो उससे दो बिल्कुल लिखेगा जज इधर नहीं। पे तो बस, और तो बस जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये रीडर राइट साइकिल वाला ही क्वेश्चन बताऊं, हम्म, इसमें तुमने डायग्राम बनाया, T1 में क्या होता है, T2 में क्या होता है, ये पूरा हम्म, पेज नहीं, 2 पेज तो भर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। हम्म, तो अब तुम क्या भरोगे इसमें? कुछ और थोड़ी लगा दोगे कि मेमोरी का स्पीड इतनी होनी चाहिए, फिर वो तो फालतू की चीज हो जाएगी ना। तो वो सब अवॉइड करना, पुट टू द पॉइंट बात करना। ठीक है। और किसी को और कोई डाउट? नहीं, 18 नंबर के मैम क्वेश्चन होंगे मैम? हाँ, वही तो क्लियर नहीं हो रहा 18.75। हाँ तो मैं मैम। बताती हूँ ना। हाँ मैम अगर 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो मैम एक क्वेश्चन के अंदर पूछा बहुत सारा कुछ होगा, मतलब रिलेटेड, मतलब टॉपिक से, मतलब हाँ, और बहुत बहुत सारे सारा क्वेश्चन। भी नहीं, मैक्सिमम 3 पार्ट्स पूछे होंगे मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ, मतलब वैसे मैक्सिमम 3। ऑफिशियली ऑफिशियली जो है वो सब पार्ट्स नहीं होंगे, लेकिन वैसे होंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। हाँ यार, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेट वन क्वेश्चन फॉर 18 मार्क्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो पूरे 18 मार्क्स का सेट हो जाए। कोडिंग में तो यू कैन हैव वन कोड एंड आस्क सेवरल क्वेश्चन आउट ऑफ दैट कोड, बट यस। माइक्रो प्रोसेसर में कोड नहीं है ना, so पूरी कंसेप्चुअल है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोड दिया हो, उसे पूछा हो कि ये क्या कर रहा है कुछ, मतलब। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसकी कोडिंग में अब तक तंग हाथ था, या जिसको ऊपर से गया था प्रैक्टिकल में, तो वो थोड़ा सा हाथ बेसिक कोड्स पे अच्छा करके चले। बेसिक, सिर्फ मैम बेसिक कोड्स। हाँ मैम, जो चैप्टर 5 और 7 है वो उसका ही तो है मैम, लैब का ही तो है मैम, वो हाँ वही बट पढ़ वो लेना मैम। नहीं, क्या वो तो बहुत ज्यादा है यार, मत पढ़ो तुम, बस अपने ये छोटे छोटे कोड पढ़ लेना। ऐड क्या है, सब्ट्रैक्ट, और ये एरे वेरे का यही सब पढ़ लेना, और कुछ नहीं आने का। ठीक है। ओके। यस। और फ्लैग्स पढ़ लेना भाई अच्छे से, कि इतने सारे जो फ्लैग्स होते हैं कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जितने भी फ्लैग्स होते हैं, कैरी होता है, ऑक्सिलरी कैरी होता है, ये सब अच्छे से पढ़ना कि कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि ये कहीं डायरेक्ट बुक में नहीं है। हाँ अश्विन, पेपर टफ नहीं है, पेपर, हाँ 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 हाँ, ओबीई टाइप है। बेटा छापने को तो देंगे नहीं तेरे को, देखो, तो बेटा लो बुक है तुम्हारे पास। या तो तू किस गूगल लिए नहीं है? कर सकते, हाँ तो गूगल नहीं कर तू किस पाओगे लिए? डायरेक्ट। तू किस लिए है बता। हाँ, मैं किस लिए हूँ, मेरे को डाल दे हैं। तू क्या है? तो वो ना यशराज मुखाटे का है, तू क्या है? अच्छा, तो मैं बताती हूँ, देखो 6 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 4 you'll have to attempt, 4 can have sub parts, we have tried our best not to give sub parts but we couldn't,
So we have given some subpart, but they are interconnected. So again, you don't have to go China and Japan to find the same. China Japan तो फिर भी पास हो गए, मेरा मैप खराब है, तो ऐसा नहीं कि ईस्ट और वेस्ट जाना पड़ेगा क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए, इंटरकनेक्टेड अमेरिका होगा। चाइना। हाँ, वो जो भी मेरी ज्योग्राफी खराब है बहुत, ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड होंगे। और दूसरी चीज ये होगी प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत चीजें होंगी, तो इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस है ना, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है आपका, उसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देख के चलना, एक एक दो दो एग्जांपल आपके हर टॉपिक से रिलेटेड उसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से देख के चलना, उन्हीं को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे जो आपको इम्पोर्टेंट बतानी है कि ऐसा नहीं है कि पेपर एकदम बिल्कुल ही अलग आएगा दुनिया जहान से, कि ओबीई है तो एकदम टफेस्ट, नहीं, पेपर ऐसा ही आएगा जो आपके बुक में आपने पढ़ा है, सिलेबस में होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हम मेहनत करवाइए बच्चों से कि हाँ भाई उसको ढूंढना पड़े, उसको सामने ना मिले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो उसे भी नहीं, वो नहीं कर पाएगा उसे, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो उसको आराम से कर लेगा, ठीक है। बाकी जिसने भी पेपर सेलेक्ट करना है, फाइनल पेपर जो भी देगा, तो वो तो डिपेंड करता है कि क्या पेपर आपके हाथ में आएगा। तो आई होप कि पेपर अच्छे ही बने हो, पेपर ऐसे ही बने हो जैसा हमने सजेस्ट किया है, बाकी डिपेंड करता है फाइनल सेटर पे, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये है कि डायग्राम्स तो इतने ज्यादा जो हम लोग एडवाइस कर रहे थे वो नहीं एडवाइस कर रहे थे, क्योंकि डायग्राम्स तो सिंपल सामने से देख सकता है, बट फिर भी क्वेश्चन को लैंग्वेज लेके चलना कि हाँ ये डायग्राम पूछा गया है, तो यहाँ पे डायग्राम, अगर आपसे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि डायग्राम पूछा गया है तो वो बुक में होगा, ऑल दैट यू शुड नो कि ये कहाँ पे होगा, बुक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया, बुक में आपका सब कुछ है, ठीक है। तो ओबीई के लिए आपको इस बुक के अलावा तो कोई और बुक देखनी भी नहीं पड़ेगी, यही बुक में नॉलेज होगी कि कहाँ क्या है, तो बहुत आराम से पेपर कर लोगे। बाकी किसी को डाउट? बाकी तुम्हें डरना चाहिए आईटी में, वो कोडिंग है उसमें भरमार कोडिंग पूछेंगे कोडिंग कहाँ से, कोडिंग तो बुक से भी नहीं आएगी। नहीं, मैं नस पे हाथ रख दिया आपने। मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही, मैं उस चैप्टर के जर्नल के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, इट्स अ कोडिंग सब्जेक्ट। हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, उस सब्जेक्ट की नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं हम। ओह नो, ओह नो तो वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते मैम, उस पहला पेपर वही यार मैम, ओ भाई दिक्कत भी तो यही है, पहला पेपर। मूड खराब ना हो जाए, अरे अच्छा ही आएगा भगवान करे। बाकी हाँ वो भी ही, अरे लेकिन कोडिंग में यार कितना भी बना लो क्वेश्चन, कोशिश कर लो, मैम गूगल पर हो एक जाएगा। फायदा है आईटी में, नेट काम कर जाएगा, हमारा फायदा वही दे मैं देगा कह रही फुल, हूँ, गूगल हो ही आईटी में जाएगी काम यार, कर जाएगा हेल्प। माइक्रो में सारा इंटरनेट पे मिलेगा आईटी का। क्या, अरे तू भी तो है, तू किस दिन काम आएगा? मैं एमपी में हूँ, तू बाकी आईटी इंटरनेट में। ललित आईटी का पेपर काम आओगे सबको ललित प्रॉपर्टी भैया नहीं हाँ। दे एक रही है दूसरे का आज? पेपर मत करना। नहीं नहीं करेंगे तो मैम अपना यार लास्ट बहुत इजी, आईटी को क्या है, आईटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ सिलेबस में। पता चला फोटो ही सब एक ही फोटो शेयर हो रही है सबकी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आईटी का जो नेक्स्ट सिलेबस होगा उसमें होगी प्रॉब्लम, उसमें आएगा नोड में पता चलेगा कि क्या होता है, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अरे भाई अभी का तू अभी का करा दे, बाद में देख लेंगे। बाद में हम देख लेंगे, तू अभी का करा दे भाई। अरे नेट पे मिल जाएगा, पूरा पूरा मिलेगा 100%। आईटी इज सर्चेबल। अरे सारे कॉलेजेस के पेपर भी तो एक साथ ही होंगे, ऐसा ना हो कि 4 कॉलेज एक साथ से अच्छा, सेटिंग बाहर भी करी हुई है तुम लोगों ने? हाँ मैम हो जाती है। मेरी क्लास सीपीएस से आंसर उठाएगा चिराग, है ना? मैं तो क्लास में बात नहीं कर पाती थी, बाहर बच्चे कॉलेज बाहर बैठ के बात करके बैठ। बढ़िया यार, वहाँ पे सेट सबका एक ही आएगा, ये तो पक्का है, किसी का सेट ए बी सेट करके नहीं आएगा, एक ही सेट आएगा पूरी क्लास को। एमपी का तो एग्जाम मैम ट्रेजर हंट की तरह होगा, बुक में ट्रेजर है, ढूंढ लो जहाँ मिल जाए खा लेना है। हाँ, और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पढ़ के ट्रेजर ढूंढना, पता चले ना कि ये चीज यहाँ से पूछी गई है, वरना तो पगला जाओगे माइक्रो के पेपर में। कैसे ढूंढोगे इतना सर्च, टाइम ना वेस्ट करना। टाइम मैनेजमेंट होगा ना मैम।
नहीं मैम, हाँ हम वही तो बोला, टाइम मैनेजमेंट, एक एक क्वेश्चन बांट लेंगे, ढूंढ ढूंढ के लाने वाले। नाइस। यस मैम। और दूसरे कॉलेज में भी तो लोग कर रहे होंगे। अरे बहुत आराम से होगा। नमन दिख रहा है, Ctrl+F करके फाइंड कर दूंगा। ओए होए। सीएस वाले MCA मैनेजमेंट। यार, MCA के लिए गलत जा रहे हैं हम। हाँ अब सही में MCA एमबीए 4 जाना चाहिए। क्वेश्चन आना है तेरे। हैं? बाकी तो मैथ्स ही आनी है, 4 ही तो क्वेश्चन आने हैं तेरे, 4 या 6। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसमें पेपर की बात कर रहा है? हाँ, उसमें हाँ। कहाँ से गलत जा रहा है? हमारे बड़े सारे सीनियर चले गए डीयू में। अरे यार मैं कुछ और कह रहा था यार, समझता नहीं। ठीक ठीक है, ठीक। चलो बढ़िया कौन है। कौन चला गया मैम? मैम काफी सारे हिमानी का चले नहीं गए। पता उसको। हिमानी का नहीं पता चल रहा, अमन चला गया, पुरुषोत्तम चला गया, शिवम गंगवार चला गया। हाँ, अच्छा NIT में दीपिका दीदी और हाँ भी चली गई उसमें MCA में। हिमानी का नहीं पता चल रहा, और अमन और पुरुषोत्तम ने तो एमएससी एंट्रेंस क्लियर किया है। इट्स अ बिग MCA है ना मैम? एमएससी एंट्रेंस क्लियर किया है उन्होंने। मैम, लेकिन वो अमन है, जो अमन भैया है, वो NIT में जा रहे हैं, उनका NIT में भी क्लियर हो गया है। अरे हाँ, बाप रे। 142 आई थी रैंक उनकी। यही नाइस। 132। बढ़िया है वहाँ का। 42 कॉलेज तो मिल रहा है ना NIT। सही है। हाँ अरे डीयू की भी प्लेसमेंट अच्छी होती है, प्लेसमेंट तो सब जगह की अच्छी होती है। BSc की प्लेसमेंट। बीएससी की प्लेसमेंट कहाँ प्लेसमेंट होती है, वो तो बस टीसीएस में ले जाता है, तुम्हें विप्रो में ले जाता हाँ है। वही तो है। आप कह रहे हो TU। अच्छा, बेटा आयन में विप्रो लेके जाएगी तेरे को 5 साल के लिए, विप्रो में जा तू, तेरे को MCA वगैरह सब कराएगी। सबसे विप्रो हाँ है सबने। वो मास रिक्रूटर्स होते हैं ना, फिर वो काम भी वैसे ही कराते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भाई बेस काम कराते हैं मैम, वो भी ऐसे हमारे इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ अभी ऐसा है, जॉब ही ऐसी होती है। गधे घोड़े जैसी। बाकी जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है और जिसको सपोर्ट है, तो वो भाई मैं तो उसको ये एडवाइस करूंगी एमसी एमएससी करो कहीं से भी अच्छी सी जगह से, और किसी कंपनी में लग जाओ। तो बीटेक पैकेज नहीं है, बीटेक करोगे क्या? बीटेक करोगे? मतलब बीटेक की नहीं है ना जो हमें कोई जॉब मिले। अरे बीटेक के भी ऐसे ही होते हैं। तुम डीयू से कर रहे हो ना, तुम डीयू डीयू के बच्चों में ज्यादा अकल होती है बीटेक के बच्चों से। बस अबे तू मेरे, हम आ जाइए, हम स्टार्टअप करेंगे, तो टेंशन क्यों ले खुद को रहा है? साथ अपना ऐसे ही दे हाँ देते हैं। मैं इन्वेस्ट कर दूंगी कुछ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगा अपना, तो टेंशन ना ले, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाएंगे अपना। ये वही 2 तो साल के अंदर अरे ये नहीं है। भाई मेरे पास बहुत, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल पड़ा है, टेंशन मत ले, तू आ तो सही, बिल्कुल लैम्बोर्गिनी ऐसे फैला देंगे चारों ओर। मेरे से इन्वेस्टमेंट ले लेना, मेरे को शेयर होल्डर बना लेना। जरूर मैम, जरूर, इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है आप। चलो बढ़िया है। और किसी को कोई दुविधा माइक्रो से रिलेटेड? तो भैया पढ़ लो, मेहनत कर लो, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस्मत वाले हो। सेकंड ईयर में ऐसे ही पास हो गए, थर्ड ईयर में ओबी, वाह। मैम। मैम पढ़ने का मन नहीं करता। वो पिछले सेम पास हो गए, वरना उसमें तो बैक लग रही थी। उसमें तो थी भाई, छप क्या रही थी कौन से में? मैथ्स में, मेरे को ऐसी बड़ी बड़ी छप के आ रही थी मेरे न्यूज़पेपर में कि बेटा तेरी बैक है मैथ्स में, लिखा आ रहा था मेरे दिमाग में। अरे हाँ, इनको में तो बैक आई जाती है। कोरोना हमारे लिए मसीहा निकला। कोरोना सही में बचा लाया, सही में बचा लाया भाई। कहाँ हाँ। बैक मैथ्स थी, कहाँ हम 8 के ऊपर पहुंच गए CGPA में। किससे हंस रहे हैं मैथ्स की अपन? बुक का नाम याद है, मुझे ये नहीं पता था बुक कौन सी लेनी है मैथ्स में। अरे पढ़ वो रहा हूँ, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था भाई। सर ने एक क्लास नहीं ली थी मैम, उसके बाद बुक कौन, कोरोना के बाद। अरे यार मैं तो मैथ्स में बस बचती थी, किनारे लाइन पे पास हो जाती थी, मेरी मैथ्स बहुत खराब थी। आपको कोई पता है मैथ्स वाइवा अच्छी कैसे नहीं। हो? मैं कैसा? बैठा हूँ, सर बैठे, उनकी मम्मी आ रही है, मैं कहा, आंटी जी नमस्ते, और बेटा क्या चल रहा है, कोरोना वरोना का हाल बताओ अपने इधर। मैंने कहा सर बढ़िया ये वाइवा चल रहा है मेरा। तो भाई वो हुआ था। ये वाइवा वाइवा था मैम। था मैम, बस वाइवा में सर ने कुछ भी, उन्होंने सर ने पूछा पिछले सेम कितनी CGPA आई थी, इस बार पढ़ लो। बस हो गया वाइवा। नाइस।
तो तुम्हें सबसे ज्यादा लकी तो मतलब तुम ही लोग हो ना। एक सेम में निकल, एक ईयर में निकल आए ऐसे ही, एक ईयर में ओबीई दे रहे हो। बस अब ये वाला कॉलेज सेम नहीं लाइफ हो गई निकालना हमारी। चाहिए था ना मैम, अगस्त से खुल जाना चाहिए था। हाँ, वो वाला फिर भी जाना छोड़, वैक्सीन, अब ये खुल जाना चाहिए था। अब बहुत लेट हो रहा है, अब बिल्कुल ही खत्म कर देगा ये वाला साल भी ये। वही तो, बट जब तक वैक्सीन नहीं आएगी ना तब तक नहीं खुलना कुछ। हाँ ना, वैक्सीन ना सितंबर तक आएगी, आई गेस सो। सितंबर। कह तो रहे हैं कि सितंबर तक मिल अवेलेबल इंडिया में सबको, सितंबर तक होगी। मैम फिर तो हम डायरेक्ट डिग्री लेने आएंगे। क्या तुम्हारा ओवर हो जाएगा क्या सितंबर में? अरे हाँ, तुम्हारा तो खत्म हो जाएगा सितंबर में। खत्म तो हमारा मई में हो जनवरी जाएगा। से, हाँ तुम्हारा अप्रैल में ही खत्म है तुम्हारा तो कोर्स से, इसमें 3rd ईयर। तो फेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, तुम लोगों तो आओ भगत भी नहीं होगी। फ्रेश ये तो कुछ फेयरवेल ज्यादा। वाली। पर्क्स तो देख लिए, अब डिसएडवांटेजेस भी देख लो, कॉन्स भी देख लो कोरोना के। मैं तो सोच रहा था शायद जनवरी में खुल जाएगा, हमें 2-1 ठीक महीना लग रहा मिल था जाएगा। वो। अब तक ठीक लग रहा था। शुरू में ठीक लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा ये। शुरू में अच्छा था कोरोना, अब बिगड़ रहा है। नहीं सही यार, बात है। अरे फिर भी बहुत अच्छा मौका है यार, अच्छे अच्छे मार्क्स ले लो, डीयू में निकलो, एनआईटी में निकलो। मैं एक बार खाली डीयू मार्क्स से एनआईटी, थोड़ी एनआईटी या डीटी मिल जाएगा। एनआईटी तो खाली मार्क्स से नहीं होएगा, बट डीयू तो तुम्हारा मार्क्स से एक बार को सिक्योर हो सकता है। एमएससी में हाफ ऑफ द सीट्स आर बेस्ड ऑन योर बीएससी मार्क्स ना। हाँ मैम जिस हाफ ऑफ, बच्चे का फोर्थ वो तो 9.3 चार के सेम ऊपर जाएगी तब होगी ना, 15 बच्चे तो वहीं से सिलेक्ट होते हैं। अरे यार 9 लेकिन, पर हाँ हाँ, पर ओवरऑल जानी चाहिए ना मैम वो शायद, या फिर एक सेम के से भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, ओवरऑल ओवरऑल सीजीपीए। नहीं, ओवरऑल तो कभी नहीं बनती अब 9.3 तो। नहीं यार, 9 तो मिथ है ना, हम्म नहीं ना, 9 इज मिथ। एमएससी में क्या होता है ना, कि एमएससी में सारे क्रीमी लेयर ऑफ होल डीयू जाता है, हम्म लेकिन वही एमसीए में भी जाता है, तो सीट्स ना डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा नहीं है 9 नहीं है, तो यू स्टिल हैव चांस। अगर 8 से भी ऊपर है तो यू स्टिल हैव चांस ऑफ गेटिंग अ सीट इन डीयू ऑन मेरिट बेसिस। और बाकी पढ़ते रहोगे, मैथ्स अच्छे से कर लोगे, कोडिंग अच्छी, मैथ्स अच्छी है, कोडिंग अच्छी है, तो एमएससी भी निकाल लोगे, एमसीए भी निकाल लोगे। वही करना पड़ेगा अब, वहीं से कॉलेज लाइफ मिलेगी। अब तो इसने तो सारी खत्म कर दी। लिटरली कॉलेज लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब तो सब खत्म हो गया है, सब लुट लिया हमारा तो। देखते हैं। आई होप कि मैं बहुत सारे बच्चों को डीयू में देखूं अपने जूनियर्स की तरह, जैसे अब देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे चले गए। अच्छा लगता है अपने बच्चे जाते हैं तो। बना के रहो अच्छे अच्छे मार्क्स। अभी एक और सेमेस्टर है तुम्हारे पास, अभी थोड़ा कुछ कमी लग रही है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तो सारे ही सब्जेक्ट इजी हैं। मेरे ख्याल से कोई भी सब्जेक्ट वहाँ टिपिकल नहीं है। डेटा साइंस भी बड़ा बच्चू सा है, और कौन सा है, डेटा माइनिंग है। डीएम भी ठीक है, अच्छा है वो भी। एआई में एआई भी बहुत शिवा अच्छा है, साई मैम। एआई, हाँ वो भी बहुत अच्छा है। शिवा सैनी मैम अच्छा भी पढ़ाती हैं, और ऐसा कि पुराना पुराना आता है। बाकी बचा चौथा, हाँ ग्राफिक्स, वो भी बहुत अच्छा है। हरिता मैम पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस्ड है, जो पढ़ाएंगी वही आता है। वो भी इस तरीके का पेपर है, तो सारे पेपर अच्छे हैं। 4th सेमेस्टर में बहुत स्कोरिंग है तुम्हारा, 6th सेमेस्टर तो अच्छे से स्कोर करना, अच्छी रैंक बना लेना, डीओ में नंबर आ ही जाता है। नहीं तो अभी की उठा के देख लो लिस्ट, अभी कौन सी लिस्ट चल रही है, सेकंड लिस्ट चल रही है। तो मैम इसमें तो कंफर्मेशन वैसी मेरिट लगती होगी जैसे नॉर्मल लगती है इसकी भी। हाँ नॉर्मल मेरिट लगती है। ठीक है। तो जो वही मैं कह रही हूँ ना, जो अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर रहे होते हैं उनका मेरिट में बहुत चांसेस होते हैं आने के। तो अपने में तो है, बहुत है। हाँ प्रतिभा, जैसे तान्या, भूमि का भूमि। ही, हाँ भूमि ऋतिका, प्रतिका, तान्या, भूमि। तान्या भूमि, हाँ इनके तो है तान्या, 9 ऋतिका, अंकिता। अंकिता कौन है बे? अंकिता कौन है हमारी क्लास में? कृतिका भाई। प्रतिका, हाँ प्रतिका हाँ हाँ, प्रतिका, भूमि तो हैज अ बोला गुड तो चांस। प्रतिका। तो बना के चलो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके चलो, बिकॉज एमएससी के बाद तो प्लेसमेंट आर टू गुड, टू गुड। Even if your, yes, even if your package is not that good, but you will have that experience that you can switch to any good company। और उसके बाद स्विच ही करते हो। 80,000 पैकेज में भी लोग स्विच करते हैं, बिकॉज दे वांट 1.5 लाख देन, और फिर ग्रोथ ही होती है उसके बाद।
बस मैम काम एक करने सवाल वाले है हैं। मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मैम खाली डिग्री से नौकरी मिल जाती है, ये थोड़ा दिमाग भी चाहिएगा काम करने क्या के लिए? दिमाग चाहिए होता है? देखो मैंने टाइम ऑब्वियसली मेरे टाइम पे बच्चों की प्लेसमेंट हुई है स्नैपडील में, 15 लाख का पैकेज लगा था उनका। 15 बच्चों की स्नैपडील में 15 लाख के पैकेज के साथ जॉब लगी थी। उसमें से कितने निकाल दिए पता है? 11 लोग उसने निकाल दिए स्नैपडील में विद इन इंटर्नशिप टाइम, क्योंकि उसे नहीं समझ आए। तो यू शुड बी केपेबल ऑफ वर्किंग एट दैट लेवल। और थोड़ा सा भाई वो टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कर पाएगा कि नहीं। प्रोजेक्ट्स में काम मिलते हैं आपको। बाकी कोडर्स, आई थिंक कोडर्स के लिए बेस्ट प्लेस है टू गो इन एमएनसीज। पैसा ही पैसा होगा टाइप। इतनी ग्रोथ है ना एमएनसी में, इतनी ग्रोथ है ना कि डबल होता है एक साल में, पैसे डबल होते हैं। आज 80 1,60,000 की लगती है नौकरी, सीधे दोबारा दूसरी कंपनी। बहुत सीधा पैसा एमएनसी है। बनाते हैं फिर मैम, क्या हाँ नौकरी की। एमएनसी बनाना तो इट्स लाइक ड्रीम। हाँ पहले, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी पहले 5 साल किसी एमएनसी में काम करो, उसकी वर्किंग देखो, उसके बाद अपनी खुद की जोड़ना। वो देखा है ना पिक्चर्स, टीवीएफ पिक्चर्स। जो अब काम तो यही है, कोई पूंजी तो है नहीं अपने पास कि उठाया हाँ लगा दी, करना तो यही है। वही वही 5 साल वो भी तो काम ही कर रहा होता है पिक्चर्स में। वो आया नहीं ना सीजन 2 का, तो वैसे ही किसका? करो। बड़ा किसका? बढ़िया था। टीवीएफ पिक्चर्स नहीं देखा? पिक्चर्स चिराग देखो, ना, मैंने नहीं देखा, चिराग सीरीज नहीं देखे। देखता मैम, इतनी सीरीज नहीं देखता मैं, ये शोज वगैरह। हाँ ये वाला देखो, ये वाला ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे है ना, तो ये वाला मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बच्चे देखें। बहुत अच्छा है। हाँ तो वही है। सिलिकॉन नहीं देखी मैंने, देखूंगी। जब भी वहीं से तुम्हें लैम्बोर्गिनी के सपने आ रहे हैं, जब भी मैं सोचूं ये लैम्बोर्गिनी के सपने कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें, जो भी है आ तो तुम्हें ही रहे ना लैम्बोर्गिनी के सपने। ठीक है बस। बढ़िया है। वैसे मेरे को तो इस समय शेयर मार्केट का चस्का चढ़ा हुआ है, मैं वही सीख रही हूँ कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ देख के यार, यार सच में लग रहा है सब मतलब आनी चाहिए भाई वहां पे, क्या नहीं हो सकता। तो बहुत मैम आज से 1981 में लगाते हैं आप एमआरएफ में? हाँ आज यार, कल एमआरएफ का ही 1981 एग्जाम्पल था। 50 चने 10,000 बोल रहे थे 1981 में, आज आपको अच्छा खासा रिटर्न देता कम से कम एमआरएफ 140 35,000। करोड़, 140 करोड़। यही एग्जाम्पल देख रही थी कल मैं, लेक्चर ले रही हूँ, लेक्चर देख रही हूँ ना उसके स्टॉक नहीं ये मार्केटिंग के, तो एमआरएफ का ही एग्जाम्पल लिया था उसने। आज नहीं, अभी तो टेस्ला चल रहा है मेनली, उसने 10 साल में 7,702% का रिटर्न दिया है। यानी 74,000 आज से 10 साल पहले लगाए होते तो 57,01,000 रुपए। बाप रे बाप, काश लगाए होते। टेस्ला टेस्ला पे लगा पीक पे चल रहा है, अब नहीं जाएगा इसके ऊपर, और क्या आज पर यार थोड़ी उसके, देगा। हम जैसे कहाँ। अभी उसकी वो जो वाली चल रही है ना बॉर्डम कंपनी, अगर वो कुछ निकाल दे, क्या बोलेंगे, हाँ अगर वो कुछ निकाल दे तो सही है, क्योंकि स्पेस एक्स तो उसका सक्सेस हो ही जाना है, या फिर उसके मार्स कॉलोनीज बन जाती हैं तो बात अलग है भाई। हाँ अभी फायदा नहीं है उसमें लगा के, क्या कह रहे हैं? अभी फायदा नहीं है, अभी लोन में मत लगा, अभी न्यूक्लियर में लगा ले, न्यूक्लियर पावर में लगा ले, लॉन्ग टर्म चाहिए तो। तुम कब आ रहे हो? और वो वाला कुछ होना भी तो चाहिए, है ही है क्या? लगाने को? यहाँ आसिफ नहीं ले पा रहा, सारा शेयर मार्केट में। मेरा जब भी तो गया। अबे यार लॉकडाउन में सही में पैसे चले गए सारे, बन ही नहीं रहे भाई, अब है ही, हो ही नहीं पा रहे। पहले एक कॉलेज थे, घर से मिलते थे, कुछ हो जाते था, अच्छे खासे 1,000 2,000 बंदे रहते थे। तो निल पड़े हैं भाई। लॉकडाउन ने गरीब भी और कर दिया है, और तो कह रहा शेयर मार्केट में लगा दे। बेटा कोई नहीं, बाद में ही लगा लियो, अभी अभी तो ना तो अभी तो वो बन रहा, क्या कहते हैं जो भी है वो कौन है वो स्कैम वाला, ना तू आज पैसे लगाते
पहले तो वो 2 बंदे ढूँढ जिनके साथ तू वो सूट वूट पहन के चलेगा, वो तो ढूँढ। एक तू होगा, एक अश्विन होगा। बेटा मैं तो बीच में चलूँगा, फिर पहले बता रहा हूँ तेरे को साइड में बिठाऊँगा, पहले बता रहा हूँ गंजा बड़ी करके। मतलब फिर बीच में चलियो है। देख अश्विन तो वो है ही, एक उसमें अश्विन है तो अश्विन तो वो हो गया। अब टकला तेरे को ही होना पड़ेगा, देख मैं तो नहीं होने वाला, टकला तेरे को ही करूँगा मैं। चल चल चल, तेरी बॉडी अश्विन तो अश्विन क्या मास भर पहले अपने शरीर में। है? टॉप 4 में मार्क्स उसके, हाँ जी। हाँ मतलब मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, जो भी उस कमेटी में है वो लोग चेक कर लेंगे कि बच्चे के टॉप 4 बेस्ट 4 जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं। किस चीज का मैम? हम उसकी बात कर रहे हैं शायद से, एडमिशन। तो अभी एडमिशन चल रहा है ना शायद। भाई एडमिशन में बच्चों को ढंग की हेल्प करना भाई, मेरे जैसा काम ना कराना कोई। अब नहीं, जो मेरे साथ किया था एक सीनियर ने, पता नहीं कौन था साला, बहुत बदतमीज आदमी था। ऐसा काम ना करना किसी के साथ। मेरी तो बहुत हेल्प करी थी शोभित भैया ने। अबे वैसे नहीं, मैं आया था बस वो क्या कहते हैं एडमिशन लेने भाई। मुझे तो पता नहीं किस तरह, उसमें मैंने जब वो था तो उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई आपके पास आईपी या सीएस कोई सब्जेक्ट है तो वो रिप्लेस हो सकता है किसी भी एक मेन सब्जेक्ट की जगह। तो केमिस्ट्री में कम नंबर थे मेरे, ठीक है, तो मैंने उससे रिप्लेस करना था आईपी में ज्यादा थे तो उससे रिप्लेस हो जाना केमिस्ट्री। अब भाई मैं आया तो वो एक बंदा खड़ा कर रखा था उन्होंने ऐसा वो, मैंने कहा भाई बता दे सीएस की गई है 94। मैंने कहा यार देख ये बता। वो कहता, मैंने कहा मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स का वो होंगे, वो बताता भाई केमिस्ट्री तो 100% जुड़ेगा। मैंने कहा भाई देखना दिख लिखा हुआ है। नहीं नहीं भाई केमिस्ट्री तो जुड़ना ही जुड़ना है। अब केमिस्ट्री जुड़ते ही वहां मेरी आ गई 92। मैंने कहा ये तो बड़ी बदतमीजी हो गई। मैं फिर वहां से चला गया और मैं गया आत्माराम आर्यभट्ट। वो साले नु करे तेरे तो 94 है, वो आईपी जोड़े जा रहा है। मैंने कहा सर केमिस्ट्री लो ना। नहीं बेटा आईपी जुड़ेगी तेरी तो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, वो कह रहा है केमिस्ट्री जुड़ेगी, तू कह रहे हो आईपी जुड़ेगी। मैं जाऊं तो जाऊं किधर? तो तूने टीचर से बात क्यों नहीं करी थी, वो बच्चों से बात करने चला गया? अबे साले तो बच्चा तुझे को पता था केमिस्ट्री का है भी कि सीएस का है, केमिस्ट्री जोड़ रहा कुछ नहीं पता। मैं क्या केमिस्ट्री वाले से पूछ रहा है तो वो तो कहेगा केमिस्ट्री जुड़ेगी। कहाँ एडमिशन डाले? भाई पहली बार आया हूँ कॉलेज में, मैंने आज तक नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया, मैं पहली बार कॉलेज में घुसा हूँ। पहला बंदा मिला वो सबको बता रहा। मैंने कहा होगा कोई पढ़ा लिखा, बता देगा सही से। मैंने कहा भाई बता दे। फिर उसने पढ़े लिखे की पूछता तो कहाँ क्या पढ़ा है उसने, केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा आपका। की वजह से मैं आर्यभट्ट वो क्या आत्माराम और आर्यभट्ट घुमाया। वो साले मेरे को कह रहा तू क्यों आ गया, तू तो फर्स्ट कट ऑफ वाला था, यहाँ क्यों आया तू बाद में ही? अब मैंने कहा ये अच्छा चल रहा है, वो दे नहीं रहा, तुम नहीं दे रहे, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? फिर एंड में मैंने कहा ये गलत सीन है भाई, फर्स्ट कट ऑफ वाले हो तुम्हें नहीं देंगे। हाँ होता है रूल होता है। मेरे फर्स्ट साथ कट हुआ ऑफ था, मुझे हटा दिया था आचार्य से, एमडीसी से। फिर कैसे आ गए वापस? फिर वो जो आखिरी कट ऑफ निकलती है कि जिसने किसी में भी अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दे। ये बहुत भाई लेट कितने आया, एक खतरनाक महीना। तरीकों से तुम लोग बच्चे 12th में ना, बच्चों को बाद अकल नहीं होती, वो उन्हें लगता ही है हम स्कूल पास हो गए लेकिन उन्हें पता कुछ होता नहीं है। हाँ बात तो सही है। मुझे ही नहीं पता होता था। फिर 12:30 बजे मैंने वहां से ऑटो किया आर्यभट्ट से। मैंने कहा कुछ नहीं पता मेरे को, उससे पूछना ही नहीं। जब 2 जगह किसी ने कहा आईपी ही जुड़ेगी, मैंने कहा क्या मैं जाऊंगा सीधा टीचर का। फिर मैं गया सीधा, वो 10 मिनट पहले पहुंच गया, लास्ट काउंसलिंग थी मेरी, वो हो गया ले दे के, वरना कुछ नहीं होना था। मैं घर बैठा होता अच्छे वाला। बढ़िया है, हो गया ना। इट्स अ बिग थिंग ना डीयू में नाम आना। डीयू में एक तो रेपो है बहुत है। तुम कुछ भी बोलो मजाक उड़ाओ, बाकी अफोर्डेबल है बहुत ज्यादा डीयू। अच्छा देखो ना उसके भाई की तो है प्रोवाइड्स नाइस। रेपो तो है उसका। रेपो तो है भाई, और एएनडीसी की तो अच्छी खासी रेपो है, 20 टॉप 20 में आता है। हाँ बारे में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत घुसा कर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाया कर।
वो अरे पता मैं है इंफ्रास्ट्रक्चर में जा ही नहीं रहा, मैम जानता ही नहीं है कोई एएनडीसी को। भाई, मेरे जानता को नहीं भी है। नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कोई है। मैंने तो मतलब भैया है उनसे बोला, वो कहते रुक मैं सर्च करके, उन्होंने मुझे लगा कोरा वोरा देख दाख के, उन्होंने कहा बेटा ये सही है तुम इससे चले जाओ। मैंने कहा ठीक है चले। कोरा ने ही धोखा दिया है। और किसमें आ रहा था? क्या मैम? हम तो कोरा से आए हैं, कोई कोरा से ना आया हो तो बताओ। भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को तो नेट ने यही कहा बेटा भाई यही सबसे कोरा सही ने कॉलेज। सुनो, कोरा ने बचाया मुझे। कैसे कोरा ने बताया ना तेरे को? अरे बताया पता है कैसे फिर? वो ऐसे मुझे बीटेक में एडमिशन चाहिए था, मुझे आईपी में मिल गया था बीटेक में एडमिशन। हाँ हाँ। हाँ तो फिर उसके बाद मेरे पता नहीं कुछ फीस का 40,000 कुछ भरने थे, मुझे प्रोसीजर का पता नहीं था, तो वो मेरा कैंसिल हो गया एक तरीके से। और सारी कट ऑफ शायद 7 कट ऑफ निकल गई थी डीयू की। हम्म। और फिर बाकी उसमें पता नहीं, उसमें सीएस में क्लोज हो गई थी सारी सीटें। तो फिर मेरे पास सीडब्ल्यू कैटेगरी थी, और उसका फिर मुझे प्रोसीजर उस कोरा ने बताया था, एक बंदे ने, नहीं तो उसका कोई प्रोसीजर पूरी डीयू की साइट पे कहीं पे नहीं था। किसका? पीडब्ल्यू का? कौन बोल रहा है ये? सीडब्ल्यू ललित? यस। ललित बोल रहा है? हाँ। अच्छा। बचाया तो ठीक है, लेकिन सजेस्ट उसने एएनडीसी किया ना। अरे पर सजेस्ट में मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था डीयू के कौन कौन से कॉलेज है। मैं बस एक स्टेप ऊपर अगर हंसराज लिख देता तो शायद आज मुझे हंसराज मिल जाता। अंजराज में इतना स्ट्रिक्ट है ना वो कॉलेज, इतना स्ट्रिक्ट है ना। हाँ वो मुझे और उसकी लिखने की फीस प्रॉब्लम हो गई। 50,000 है यार। हंसराज नीचे लिखा गया बस। 50 है, दुगनी है यहाँ से सीधा। हाँ 50,000 है उसकी एक घर सेमेस्टर। नॉर्थ भी तो, घर नॉर्थ वालों के कैंपस ताने भी भी डबल हो ना जाते हैं। मैम? मैम नहीं नॉर्थ कैंपस भी तो वो नॉर्थ कैंपस का तो मैटर नहीं है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, इस वजह से वो महंगा रखता है। ये गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट भी है, पर मैम अब जो है पैसे के हिसाब की जगह भी है मैम। गए थे एक बार जब हम गए थे, अच्छा हाँ ये कोई लग रहा है कॉलेज जैसा था। पहले ग्राउंड है खुलते ही, कैंटीन में गए थे, पता है क्या मंगाया था हमने? मांगा बर्गर था, एंड वो कह रहा कुछ नहीं बचा, इडली सांभर पकड़ा दिया साले ने। मेरे को मूड खराब हो गया। शाम तो अश्विन भी खिला देता तेरे को। अबे मैंने लिए तो बर्गर के लिए थे, मैंने कहा बर्गर लूंगा, टोकन लिया, अब मैं कहा भाई कुछ भाई इडली सांभर है ले खा ले। अब क्या करता मैं, मूड का बहुत बुरा हुआ है भाई, मैं फेस्ट में नहीं जाने का किसी भी, कहीं भी चला जाऊंगा मैं। बढ़िया। चलो ठीक है, मैंने करती हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज में, कॉल में, ईमेल में, कुछ भी नहीं। ठीक है, बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम।